हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 और बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को अब तक यहाँ पर पढ़ा है और आज है इस चैप्टर के अंदर आखिरी पड़ाव जिसको हमें आज पार करना है और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा। रेगुलरली आप अपनी डिटेल नोटबुक और समरी नोटबुक को बनाते हुए चल रहे हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं जो कि हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और आप लोगों को पता है ना, जैसे चैप्टर की एंडिंग होती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज आती है जिसमें एक ही चैप्टर को 80 मार्क्स के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं और हर एक एस्पेक्ट से अपना जो केस स्टडी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास से उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख कर आइएगा, अपनी डिटेल नोटबुक और समरी नोटबुक को तब तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अब आज की क्लास की तरफ और ले लेते हैं फटाफट से लास्ट की क्लास का एक छोटा सा रिकैप। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्योल के जो लास्ट के 4 प्रिंसिपल्स थे उसको कवर अप किया, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास लास्ट क्लास का था इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल ने हमें यह समझाया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते टाइम जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सभी लोगों के साथ। किसी भी तरीके से कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, रिलीजियन, कास्ट एंड नेशनैलिटी, जिसके लिए हम समझते हैं कि एमएनसीज के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग नेशनैलिटी के लोग जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं। तो इसी चीज़ को हमें भी यहाँ पर फॉलो करना है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जिसमें यह समझाया गया कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है तो उसको अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड देना चाहिए। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का काम करने का जो टाइम पीरियड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्टेबल होना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और टर्नओवर नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जिसने हमें यह समझाया कि कोई भी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा सजेशन है आपके पास जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेप लो विद सेल्फ मोटिवेशन। खुद आगे बढ़कर काम करो और कंपनी की भलाई के लिए करो और कंपनी आपको उस चीज के लिए क्या देगी, रिवॉर्ड देगी। उसके बाद लास्ट हमने प्रिंसिपल पढ़ा एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसके अंदर हमें म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी, इन सब की इंपॉर्टेंस को समझाया गया कि हमें यहाँ पर मिलजुल कर काम करना है, अपनी कॉन्वर्जेशन में आई को रिप्लेस करना है वी के साथ और टीम स्पिरिट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। ठीक है, तो ये तो फ्योल्स आपके प्रिंसिपल थे। फिर लास्ट क्लास में ही हमने एक नए पर्सन के साथ मुलाकात करी, द फेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, जिनके बारे में हमने ये पढ़ा कि इनका जो लाइफ टाइम था वो 1856 से 1915 तक था। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो बेटा, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से इनका मतलब क्या था कि पहली बात तो ये जानना कि हमें अपने लोगों से क्या काम कराना है, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर ये भी इंश्योर करना कि वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। फिर इनके 4 प्रिंसिपल निकल कर आए, जिसके लिए हमने पढ़ा साइंस का डेवलपमेंट होगा कॉपरेशन एंड हार्मनी से, जिसमें पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसके अंदर उन्होंने ये समझाया कि किसी भी काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है आपको वो यूज़ नहीं करना, बेस्ट मेथड को यूज़ करना है जो आपके टाइम, मनी, एफर्ट्स को सेव करके जाए। फिर सेकंड प्रिंसिपल में इन्होंने हमें समझाया हार्मनी के बारे में कि आपको मिलजुल कर रहना है, दोनों को एक ही बात पे सहमत होना है, सहमति दिखानी है, आपको एक दूसरे से अलग रहकर नहीं काम करना, मतलब डिसएग्रीमेंट शो नहीं करने हैं, मिलजुल कर काम करना है। मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, जो दोनों को ही अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, कॉपरेशन लेकर आना है, कंपटीशन नहीं रखना। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल में इन्होंने हमें समझाया कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में कि आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, कॉपरेट करना है, अपने आप को अलग नहीं समझना, आपको अलग नहीं हो कि आप अलग और ये लोग हो। ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है, बट इस रिलेशनशिप को आपको बढ़ चढ़कर नहीं दिखाना है। सबको इक्वल डिवीजन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और अथॉरिटी का।
साथ साथ यहाँ पे हम टीम वर्क बिल्डअप करने की बात करते हैं, जहाँ पर हार्मनी में हम पीस, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम टीम की बात करते हैं कि टीम एफर्ट्स होने चाहिए, जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी वाले प्रिंसिपल में हमने ये समझा कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब कि जिसको जो काम करना आता है वही काम दो, जिसके स्किल्स जिस चीज़ के रिगार्डिंग है उसको जॉब भी उसी तरीके से असाइन की जानी चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे एफिशिएंसी आएगी और प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉय की भी। तो बेटा लास्ट क्लास तक तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को याद रखने के लिए हमारे पास दो एक्रोनिम्स है। पहली एक्रोनिम है फंक्शनल वर्क करने से स्पेशलाइजेशन आता है और मिलती है डिफरेंट वेजेस। स्पेशलाइजेशन के इस प्लेस पे आप स्टैंडर्डाइजेशन भी यूज कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन भी यूज कर सकते हो, कि जैसे फंक्शनल वर्क करने से सिंप्लीफिकेशन आता है और मिलती है डिफरेंट वेजेस, ठीक। और या फिर बहुत ही प्यारा सा एक यहाँ पर मैंने यूज किया है फ्रेज, देसी वर्कर सुपर फास्ट, है ना। तो इसके जो येलो कलर से जो लेटर है इसी में छुपे हैं हमारे टेक्निक्स के नाम। तो बेटा फटाफट से मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे कि भैया डी से क्या मतलब है हमारा। बेटा डी से हमारा मतलब है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और उसके बाद W से हमारा मतलब है बेटा वर्क स्टडी। बेटा इस वर्क स्टडी में फर्दर 4 टाइप्स ऑफ स्टडी होती है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद S से होता है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और बेटा F से है हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप। F से क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर? चलो अब इन्हीं चारों टेक्निक्स के ऊपर हमारा आज डिस्कशन रहेगा। लेट्स सी टेक्निक नंबर 1 विच इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो बेटा पहले तो हम इसके नाम से समझते हैं कि ये टेक्निक क्या कहना चाहती है हमें। अगर हमें नाम क्लियर होता है तो उस टेक्निक को समझने में, लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने लिखा नाम फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप से उनका क्या मतलब है? फंक्शनल से मिला हमें फंक्शन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। अब फॉर्मेनशिप से उनका क्या मतलब है? बेटा आपको पता है फॉरमैन कौन से लेवल पे होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो ना, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं और फॉरमैन होते हैं। जैसे कि क्लास में बच्चों से ऊपर होता है उनका हेड बॉय, हेड गर्ल या फिर मॉनिटर, समझ आ गया ना। जैसे ट्रेड यूनियन होते हैं उसमें एक लीडर होता है, तो ये लीडर होते हैं अपने वर्कर्स के। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने देखा कि कितने तरीके के फंक्शन, फिर हमने फॉर्मेनशिप यानी कि टीम बिल्डअप कर दी। किसकी? सुपीरियर्स की। इन्होंने एक सुपीरियर्स की टीम बना दी। और वो टीम बनाई कैसी? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ आप इस हेडिंग को ऐसे समझ सकते हो कि जब ये फंक्शंस के बेसिस पर सुपीरियर की टीम बनाते हैं, सुपीरियर की टीम, उसे ही बोलते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या होता है बेटा? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब सुपीरियर्स की एक टीम बिल्डअप हो जाती है, सारे सुपीरियर अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो दैट इज नोन एज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बताइए सबको क्लियर हुआ है ना? थम्स अप शो करना होता है जब हमें क्लियर होता है। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, हम लाइव भी तो पढ़ रहे हैं। तो लाइव पढ़ते पढ़ते हमें क्या चाहिए होता है? रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना, फीडबैक चाहिए होता है ना। तो बिल्कुल आपको शो करना है। अच्छा अब ये मैडम कैसे फंक्शंस हैं, कितने सुपीरियर की टीम होती है यहाँ पे, अभी सब कुछ आपके साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे जब मैंने कहा कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग सुपीरियर हम बनाते हैं, तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि काम को बांटा जा रहा है। बेसिकली क्या कर रहे हैं? काम को बांट ही तो रहे हैं ना। तो ऐसे काम को बांटना हमने कहीं और भी तो सीखा था। फ्योल साहब, अपने फ्योल साहब ने भी तो पहले प्रिंसिपल में यही समझाया। इसका मतलब ये जो काम को बांटना है ना, ये हर जगह जरूरी होता है। टेलर जी ने भी इसी बात पे फोकस किया और फ्योल साहब ने भी इसी बात पर फोकस किया कि सबसे पहले तो काम को बांटना होता है। तो देखो बेटा इसीलिए यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क,
कि यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई किया जाता है, ये भी डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और यहाँ पर भी इन्हें चाहिए स्पेशलाइजेशन, बट ये स्पेशलाइजेशन इन्हें शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री चाहिए। शॉप फ्लोर लेवल बेटा वही आपके लोअर लेवल पे चाहिए इन्हें ये काम। बट फ्योल जी ने जो काम किया था ना बेटा, फ्योल जी ने इसी काम को टॉप लेवल मिडल लेवल तक रखा, क्योंकि जो फ्योल साहब थे ना, क्योंकि वो खुद भी टॉप लेवल पे ही काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए वो सारे टॉप लेवल को फोकस करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को फोकस करते थे। बेसिकली वो क्या कर रहे थे कि जो जड़ है हमें उससे मजबूत करना है, जड़ को मजबूत करने पे वो काम कर रहे थे। और वहीं पे जो हमारे टेलर साहब थे वो क्या कर रहे थे कि जो ब्रांचेस हैं हमें उन ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग करना है, कि उस जड़ से निकल कर जो पेड़ बन रहा है और पेड़ में से वो अलग अलग जो ब्रांचेस निकल रही हैं हम उस पे वर्क कर रहे हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो ये लोअर लेवल को स्ट्रॉन्ग करने पे इन्होंने फोकस किया, और उन्होंने किस पे फोकस किया, उन्होंने एडमिन को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया। ठीक है, बट काम दोनों सेम कर रहे थे, दोनों ने एक ही बात बोली, देखो डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक, चलो ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर मैडम बताओ तो सही टीम कितने लोगों की है। बेटा यहाँ पर टीम है 8 फॉरमेन्स की। ठीक है, तो ये जो हमने बताया कि टीम बनी, वो टीम कितने लोगों की बनी बेटा, वो टीम 8 सुपीरियर्स की टीम बनी। तो ईच वर्क विल हैव टू टेक ऑर्डर्स, ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फॉरमेन्स। ये याद रखेंगे हम, कितने फॉरमेन्स में हमारी फंक्शंस डिवाइड हुए, 8 फॉरमेन्स के अंदर। एंड द टेलर एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो टेलर ने पहले तो ये देखा कि काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि पहले हम प्लान करते हैं, फिर उस प्लान के ऊपर वर्क करते हैं। पहले प्लानिंग होती है, ऑब्वियसली तो हर जगह होता है, पहले प्लानिंग होती है फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होता है। तो उसने कहा देखो काम 2 तरीके के होते हैं, प्लानिंग फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो उन्होंने सेपरेट कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा प्लानिंग में कितने लोग चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा प्लानिंग के लिए हमें 4 सुपीरियर चाहिए, प्लानिंग का काम करने के लिए भी 4 सुपीरियर चाहिए, और फिर उसके साथ साथ हमें एग्जीक्यूशन का काम करने के लिए भी फिर से 4 सुपीरियर चाहिए। तो ये 8 कैसे डिवाइड हुए, 4 + 4, 4 प्लानिंग के लिए और 4 एग्जीक्यूशन के लिए। अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड द प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इसी को बेटा एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं, और ये डायग्राम आपको पढ़कर जाना है, सीख कर जाना है। ठीक है, चलो जी देखो जरा ये क्या कहता है हमारा डायग्राम। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका एक यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर है। कौन है बेटा, यहाँ पर एक आपका फैक्ट्री मैनेजर है। उस फैक्ट्री मैनेजर ने अपने अंडर कुछ प्लानिंग इंचार्जेस बनाए। ठीक है, उसने 2 पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड किया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। बेटा प्लानिंग इंचार्ज कहाँ पर काम कर रहा है, प्लानिंग रूम में, अपने प्लानिंग रूम में आराम से बैठा है। वहीं पे प्रोडक्शन इंचार्ज जहां पर एक्चुअल में प्रोडक्शन होता होगा वहां बैठा हुआ है। ठीक, अब इस प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 तरीके के आपको यहाँ पर सुपीरियर्स दिखेंगे, मतलब हमारे ये 8 फॉरमेन्स हैं। पहले वाले का नाम है रूट क्लर्क, दूसरे वाले का नाम है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, तीसरे वाले का नाम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये होता है हमारा डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी इसी तरीके से 4 सुपीरियर यानी कि 4 फॉरमैन होते हैं हमारे, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। और इन 8 के 8 सुपीरियर्स के अंडर, इन 8 के 8 फॉरमेन्स के अंडर हमारा जो वर्कर है वो काम करता है। इसका मतलब इस वर्कर की जो जवाबदेही है, इस वर्कर की जो अकाउंटेबिलिटी है बेटा, वो अकाउंटेबिलिटी 8 सुपीरियर्स के लिए, बेटा 8 सुपीरियर्स के लिए आप सोचो, 8 सुपीरियर्स को जवाब देता है ये। तो मुझे कुछ याद आ रहा है यहाँ पर, फिर से मुझे फ्योल साहब की कोई बात याद आ रही है। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि टेलर जी फ्योल जी के डिवीजन ऑफ वर्क को ही थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन लेकर आए उसका, और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। बट एक वर्कर 8 सुपीरियर्स को जवाब देगा, एक सुपीरियर 8 वर्कर्स को जवाब देगा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने फ्योल साहब के एक प्रिंसिपल का वायलेशन किया ना। कौन सा प्रिंसिपल था जो ये कहता है वन सबऑर्डिनेट शुड हैव वन एंड ओनली वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड। तो कहीं ना कहीं अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो कर रहे थे तो इन्होंने अपनी इस टेक्निक में यूनिटी ऑफ कमांड का कहीं हद तक क्या किया है, वायलेशन किया है, क्योंकि टेलर साहब यूनिटी ऑफ कमांड में बिलीव नहीं करते थे। तो यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेट कर रहे थे, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क को ये फॉलो कर रहे थे। तो बेटा डायग्राम क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अब इनके काम को समझते हैं जरा।
तो बेटा काम को अगर अब आप समझेंगे तो फॉरमैन जो है हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यहाँ पर सिर्फ वही काम होगा जिसमें प्लानिंग चल रही है, यहाँ कोई भी हमने एक्शन स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ अभी हमारा क्या चल रहा है, थिंकिंग वर्क चल रहा है, अभी सिर्फ चीजें बन रही हैं, तैयार हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इसका काम क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करता है कि हमें अपने यहाँ पर वर्कर से काम कराना है। अब वर्कर से काम कराना है तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस भी तो ड्राफ्ट करनी पड़ेगी ना। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपने देखा होगा ना आपके पेपर में लिखी होती है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे जब हमारे वर्कर्स काम करते हैं तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस उन लोगों को भी तो चाहिए होती है काम करने से पहले, जो एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस होती है जो सभी लोगों को फॉलो करना है अपने काम को करते हुए। तो यही करता है वो काम, सारी इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करने का काम इसी का ही है। अच्छा जी, ये तो इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कर रहा है। ये क्या करता है मैडम, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या, गाइड है, सबको डायरेक्शन बताता है, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, यहाँ से जाके लेफ्ट टर्न ले लेना। क्या ये ऐसे वाला रूट क्लर्क है? नहीं बेटा, इस रूट क्लर्क का काम क्या है, स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन। रूट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जैसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर चीजें बनती होंगी तो उसके कुछ स्टेप्स होते होंगे, है ना, वो एक स्टेप्स को फॉलो करते होंगे। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या डायरेक्शन है कि पहले ये वाला बंदा काम करेगा, फिर उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके पास काम आएगा, फिर यहाँ से आपका काम आएगा। तो व्हाट इज द रूट ऑफ प्रोडक्शन? रूट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि आप किस डिपार्टमेंट में बैठ के काम करोगे, आपका क्या एरिया ऑफ वर्क है, बेसिकली ये रूट क्लर्क का काम होता है। ये किसी को डायरेक्शन नहीं बता रहा लेफ्ट और राइट जैसे, ये आपको एरिया ऑफ वर्क बता रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखो इनके नाम ही बता देंगे तुम इनके काम। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताता है, टाइम और कॉस्ट शीट। टाइम एंड कॉस्ट शीट मतलब ये बताएगा कि किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, और कॉस्ट शीट क्या बताएगा, कितनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए ये काम, कितनी मिनिमम कॉस्ट लग सकती है उस काम को करने के लिए। फिर डिसिप्लिनेरियन, अब इतने सारे लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो ची ची चा चा चू चू तो करेंगे ना, तो उनको शांति बनाए रखने के लिए, उनके बीच में कोई दिक्कत हो रही है उसको सुलझाने के लिए, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए ये करता है डिसिप्लिन को मेंटेन। तो यहाँ पर हमने एक मॉनिटर भी बना रखा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 4 प्लानिंग इंचार्ज है फिलहाल, जो क्या काम कर रहे हैं, अपने अपने एरिया का काम कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग का काम कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से जब प्लानिंग हो जाती है तो हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज का काम शुरू होता है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी बेटा हमारे पास यहाँ पर 4 हमारे पास बॉस हैं, 4 सुपीरियर्स हैं, जिसमें पहला है स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस का क्या काम है कि जो भी टाइम हमें दिया गया है उस टाइम पीरियड में हम लोग टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट करें अपने जॉब को। अब टाइमली का मतलब क्या होता है कि जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है उसमें काम करना है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेटली? बेटा एक्यूरेटली का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है, आप पहले 3 घंटे में जो पहला घंटा होता है ना, उसमें जब आप पेपर को सॉल्व करते हो तो बहुत सजा सजा के बहुत सुंदर सुंदर आपका पेपर चल रहा होता है। बट जैसे ही लास्ट के 10 मिनट तुम्हें दिख रहे हैं, उस पेपर को कंप्लीट करने के चक्कर में तुम क्या करते हो, घसीट मारना शुरू कर देते हो, है ना। पहला पेज और आखिरी पेज जो होता है उसमें ऐसा लग रहा होता है 2 अलग अलग बंदों ने काम किया है। तो उन्होंने यही बोला कि टाइमली कंप्लीट करने के चक्कर में ये नहीं है कि आप क्वालिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, आप चीजों को वेस्ट कर रहे हो। टाइमली काम करना है लेकिन एक्यूरेटली भी करना है, ठीक है, जैसा स्पेसिफाइड है वैसे करना है, यानी कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए आपको काम करना है। अब गैंग बॉस का क्या काम है? गैंग बॉस, गैंग ये होता है, ये कहता है कि भैया जैसी मेरी गैंग आए वो काम करना शुरू कर दे। ये गैंग बॉस क्या है, उनका लीडर है ना, तो ये सोचता है कि जैसी मेरी गैंग आए वो अपना काम करना शुरू कर दे, तो उसके लिए सारी चीजों को रेडी रखता है, सारी मशीनों को ऑन रख देना, सब काम एकदम जितने भी उनको टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सब चीजें उसके लिए रेडी रख देना कि मेरी गैंग आएगी और काम करना शुरू कर देगी। तो बेटा गैंग बॉस का क्या काम है? कीपिंग द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन, कि वर्कर्स आए और काम करना शुरू कर दे, तो उनके लिए वर्किंग कंडीशन में उनके सारे जो मशीन्स या टूल्स है वो उनको रेडी रखता है। रिपेयर बॉस क्या करता है? भाई मशीनें हैं, खराबी तो हो ही सकती है, तो रिपेयर बॉस का क्या काम होता है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना मशीन्स की, कि मशीन और टूल्स में अगर कभी भी कोई खराबी आएगी तो ये उसको टाइम टू टाइम चेक करेगा और उसको ठीक करता रहेगा। अब सब कुछ कर रहे हो तुम, तुम्हारी चेकिंग कब होगी? क्या काम किया है तुमने, इसको कौन चेक करेगा? तो आ गया हमारा इंस्पेक्टर। सो इंस्पेक्टर चेक्स द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, कि जो आपने काम किया है, लेट्स सी कि आपने क्या काम किया है, उसकी क्वालिटी को अब चेक किया जाए, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे 4 प्रोडक्शन इंचार्ज, सबका अपना अलग अलग काम है। आई होप कि आपको इन 8 के 8 स्पेशलिस्ट जो थे उनका जो वर्क है वो समझ आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ।
अब आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। फैक्ट्री इंचार्ज के नीचे प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क क्या बताता है बेटा, द एरिया ऑफ वर्क, स्पेसिफाई द रूट, कि आप कहाँ जाके प्रोडक्शन करेंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जिसको हम बोलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम शीट और कॉस्ट शीट बनाते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। देन आते हैं हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसके अंदर पहला है गैंग बॉस, कि हमारे गैंग आए और काम करना शुरू कर दे, उसके लिए मशीन्स और टूल्स को रेडी रखता है। ये उन्हीं मशीन्स और टूल्स की मेंटेनेंस देखता है, यानी कि उसकी रिपेयरिंग करता है। ये चेक करता है कि टाइमली और एक्यूरेटली हमारा जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाए, और ये फिर चेक करता है द क्वालिटी ऑफ वर्क। और ये सारे सुपरविजन कर रहे हैं किन सब चीज़ों का, वर्कर का। एक्चुअल काम तो यही कर रहे हैं ना, तो ये जो वर्कर हैं ये इन सभी 8 स्पेशलिस्ट के अंडर काम करते हैं। ठीक है जी, समझ आया, चलो वेरी गुड। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, विच इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? हम कहते हैं ना हमारे ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। जब वो मिलती थी ना बचपन में नेम स्लिप, पता नहीं तुम लोग आज के टाइम पे नेम स्लिप लगाते हो या नहीं लगाते हो। हाँ, कॉपी के ऊपर हम लोग नेम स्लिप लगाते थे, तो वहाँ पे क्लास की जगह पे ऐसा लिखा होता है ना स्टैंडर्ड, और जहाँ पे क्लास की जगह पे स्टैंडर्ड लिखा होता है वहाँ आप अपनी क्लास मेंशन करते हो, है ना। जैसे आपने लिख दिया 12th, तो जितने भी आपकी क्लास के बच्चे होंगे वो सेम चीजें लिख रहे होंगे ना 12th, और आगे सेक्शन होगा सपोज सी। कॉमर्स स्टूडेंट्स का जनरली सेक्शन मैंने सी देखा है, EFGH कुछ भी हो सकता है वैसे तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि आप सभी लोग सिमिलर हो, चाहे कोई सा भी बच्चा आप में से हम लोग पिक कर ले, सभी बच्चों के पास जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली सेम है, ठीक है। ऐसा ही ग्रुप डिवाइड होता है क्लास के अंदर। तो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन ये शो करता है कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसके सिमिलर अदर प्रोडक्ट भी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो सेम स्टैंडर्ड के होंगे, मींस सेम स्पेसिफिकेशन के होंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए ना मैं आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाती हूँ। बेटा देखो, ये पिक्चर है एक अप्सरा पेंसिल बॉक्स की। आप देखो इस पेंसिल बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंसिल्स हैं। मैं दुकानदार के पास गई, मैंने कहा कि भैया आप मुझे 2 पेंसिल दे दो अप्सरा की, ठीक है, 2 पेंसिल्स दे दो मुझे, अप्सरा की 2 पेंसिल्स मुझे यहाँ पर आपसे चाहिए। मैंने उनसे ये बोला। अब जब मैंने उनसे ये बोला कि मुझे 2 पेंसिल्स चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक पेंसिल यहाँ से निकाली और एक पेंसिल यहाँ से निकाली, एक ये वाली पेंसिल निकाली और एक वाली पेंसिल निकाली। आप मुझे बताओ कि क्या कोई फर्क है क्या? उस डिब्बे में जितनी भी पेंसिल्स होंगी उनमें से वो मुझे कोई से भी निकाल के दे दे, आंख बंद करके भी निकाल के दे दे, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है क्या? क्या मैं उससे लड़ाई करूंगी क्या? नहीं, मुझे भैया ये वाली नहीं, ये वाली चाहिए, ये नहीं, ये वाली चाहिए। बिल्कुल हर एक एस्पेक्ट में तो सेम है वो, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही चाहे उन्होंने मुझे कहीं से भी वो पेंसिल निकाल के दी, क्योंकि सारी की सारी बिल्कुल सेम है, सेम स्पेसिफिकेशन की है। जैसी ये वाली चलती होगी वैसे ये वाली भी चलती होगी। तो बेटा दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन, कि ये जो बॉक्स जब मार्केट में आया होगा ना, तो उस टाइम पे ये स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक को क्लियर करके आया होगा कि जब भी ये कंपनी पेंसिल्स को बनाती होगी तो वो चेक करती होगी कि क्या ये सारी सेम स्टैंडर्ड की है। अगर वो सेम स्टैंडर्ड की नहीं होती होगी तो उसको वहां से हटा दिया जाता होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल सुनो। आप किसी दुकान पे गए जहाँ पे चॉकलेट मिलती है, तो वहां पर एक फ्रिज रखा हुआ था और उस फ्रिज में डेयरी मिल्क चॉकलेट्स रखी हुई थी, बहुत सारी डेयरी मिल्क चॉकलेट रखी हुई थी, बहुत सारी 20 वाली, 20 रुपीज वाली सिंपल वाली डेयरी मिल्क जो होती है 20 रुपए की। अब उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक चॉकलेट दे दो, उन्होंने बीच में से मुझे ये वाली एक चॉकलेट निकाल के दे दी। तो क्या मैं उनको मना करूंगी कि नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए? वो बिल्कुल सेम थी जैसे कि बाकी सारी हैं। क्यों? क्योंकि 20 रुपीज वाली चॉकलेट है, उसका वेट भी सेम है, उसका प्राइस भी सेम है, उसकी अपीयरेंस भी सेम है, उसका टेस्ट भी सेम होगा, क्वालिटी भी सेम होगी। तो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन से हमारा क्या मतलब है, अब जरा समझ लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, कि हमने हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। कैसे? जैसे हमने सोचा कि अगर कोई वर्कर 1 घंटा काम करता है तो वो 2 यूनिट बना लेता है। 1 घंटा काम करके एक वर्कर 2 यूनिट बना लेता है, ये उसका स्टैंडर्ड है। हमने उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि देखते हैं अब कितना करता है वो, देखते हैं अब 1 घंटे में कितना उसका आउटपुट निकलता है। हमें पता है कि 1 घंटे में 2 यूनिट बना लेता है। या फिर हम कोई 1 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल लेकर आए, ठीक है,
हम कोई 1 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल किसी चीज का लेकर आए और उसमें से हमने उसका स्टैंडर्ड सेट किया कि 1 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल हमें 1000 यूनिट्स बना के देते हैं, तो यहाँ पे इस रॉ मटेरियल का आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इट्स 1 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल में से 1000 यूनिट्स बन जाती है। समझ आया? वेरी गुड। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर चीज का आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, जैसे कि किसी प्रोसेस का, किसी रॉ मटेरियल का, टाइम का, प्रोडक्ट का, मशीन का, मेथड का और वर्किंग कंडीशन का। और अगर ऐसे आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो उससे काम आसान हो जाता है। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि 1 घंटे में हम 2 टॉपिक लर्न कर लेते हैं, 1 घंटे में हम 2 टॉपिक्स अपने प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। तो अगर कभी लगे कि नहीं यार 1 घंटे से ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड में कमी आ रही है, या हो सकता है टॉपिक लेंथी हो गया होगा, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। तो हर चीज का जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया जा सकता है। ठीक है जी। चलो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन को करते हैं फॉलो। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू द फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हमें किसी प्रोडक्ट को रिड्यूस करना है उसके टाइप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जैसे कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अब किसी एक कंपनी का पर्टिकुलर कोई मोबाइल फोन है, जैसे कि हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग की ए सीरीज, ठीक। अब सैमसंग की ए सीरीज के अंदर अलग अलग मॉडल आ रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट किया कि जो ए सीरीज होती है बेटा, वो ए सीरीज का उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई प्राइस रेंज रखा होगा और उस प्राइस रेंज में क्या क्या फीचर्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर्टिकुलर ए सीरीज में, उसका उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया होगा। फिर जब उनकी दूसरी सीरीज आई, एस सीरीज आएगी, तो उसके अंदर वो उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट को उसके टाइप के बेसिस पर, जैसे टाइप क्या किया, ए सीरीज, ऐसे रिड्यूस करो कि ए सीरीज वाले मोबाइल है ना। अब ऐसे ही जैसे डेयरी मिल्क की मैं अगर बात करूं तो डेयरी मिल्क चॉकलेट सिल्क वाली आती है ना, कि ये सिल्क है, ये कैरेमल है, ये फ्रूट एंड नट है। तो आपने क्या किया, उसके टाइप के बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। प्राइस के बेसिस पे भी कर सकते हो, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की। तो आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, ठीक। चलो उसके बाद सेकंड क्या है, टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस और क्वालिटी सेट करते हैं मटेरियल की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 क्विंटल 1000 यूनिट बना के देता है, तो आपने उसका एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि जो हम एक्सीलेंटली वर्क करते हैं, फुल पोटेंशियल से काम करते हैं, अच्छे से विदाउट एनी वेस्टेज अपने मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस सेट कर रहे हो मटेरियल का, एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस भी सेट कर रहे हो मैन और मशीन्स का। ये तो मटेरियल का हो गया, ऐसे आप मैन का भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 घंटे में एक वर्कर 2 यूनिट बनाता है, तो ये उसका एक्सीलेंस स्टैंडर्ड है। और वहीं पे अगर मैं कहूं कि 2 घंटे में एक मशीन 4 यूनिट बनाती है, तो ये मशीन का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। टू एस्टैब्लिश द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट हो वो ऐसे हो सिमिलर स्टैंडर्ड के कि कोई सा भी हम पिक कर ले वो इंटरचेंजेबिलिटी रख सकता हो, यानी कि एक्सचेंज किया जा सकता हो और किसी में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं हो। जैसे कि मैंने अभी आपको ये जो पेंसिल बॉक्स दिखाया, इसमें से मैंने अभी आपको ये बात समझाई ना कि चाहे मैं इसमें से कोई सा भी पिक करूं, कोई सा भी, मैं इसको एक्सचेंज भी कर लूं इसके साथ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी चीजें क्या है, सेम स्टैंडर्ड की हैं। समझ आया बेटा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? चलो ठीक है, ये स्टार्टिंग की 2 टेक्निक की थोड़ी सी आपको लगेंगी, थोड़ी बड़ी बड़ी सी है, फिर आगे की तो बस लड्डू वाली है, ठीक है। चलो अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल करो, सिंपल करो। ज़्यादा इधर उधर की वैसी मैसी चीज़ों में मत इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो मत करो कि यार ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, नहीं। जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है वैसे करो। कई बार होता है कि एक बच्चा होता है पता नहीं कितनी कितनी बुक से पढ़ने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीके की बुक्स लेगा, फिर कुछ चीज़ें कहीं से लिखेगा, कुछ चीज़ें कहीं से लिखेगा। सिंपल करो चीज़ों को। सबसे पहले तो देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर फोकस करो। फिर उसमें से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो किसी नेक्स्ट बुक का प्रेफरेंस लो। बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ने हमें ये समझाया कि हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस और डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट को। मतलब मैम इसका क्या मतलब होता है? इसका ऐसा मतलब होता है बेटा, समझो कि कोई एक XYZ कोई कंपनी है, ठीक है। वो XYZ कंपनी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि वो कॉस्मेटिक्स में भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ठीक है, उनका अपना कोई फुटवेयर का काम भी है, ठीक है,
फिर उनके अपने कुछ मोबाइल फोन्स भी आते हैं, ठीक है बेटा। उसके अलावा वो होम डेकोर में भी हैं, मतलब वो इतना सारा काम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने लॉन्च कर रखे हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कितनी सारी वेराइटीज उन्होंने ऐड कर रखी है अपने बिजनेस के अंदर, बट एक उनका ऐसा सेगमेंट है फुटवेयर का जहां से उन्हें लीस्ट रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, लीस्ट रेवेन्यूज वहां से उनको जनरेट हो रहे हैं, और सामान वहां पर उतना ही लग रहा है, चाहे पैसों की बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, सब चीजें वहां पर उतनी की उतनी है जितनी की अदर सेगमेंट्स में है। वही ह्यूमन रिसोर्स, वही फिजिकल रिसोर्स, वही फाइनेंशियल रिसोर्स, वो सब आपको यहाँ पर डिवोट करना पड़ रहा है, अपना टाइम भी आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है, बट वहां से रेवेन्यूज लीस्ट है। तो कंपनी ने डिसीजन किया कि एक काम करते हैं, इतना सब कुछ इन्वॉल्व करने की जगह पे इस एक सेगमेंट को हम बंद ही कर देते हैं और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको फोकस्ड कराते हैं अदर वाले प्रोडक्ट्स पे, जहां पर हमें अच्छे रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया कि हटा दो, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हटा दो। तो बेटा ऐसा ही एक कंपनी ने किया था, बहुत जानी मानी कंपनी है, आप लोगों को शायद ये कंपनी याद आए। इस कंपनी का नाम है बेटा, वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है सोनी। तो अगर किसी बच्चे ने सुना हो तो सोनी कंपनी के मोबाइल फोन्स आते थे। सोनी इरेक्सन एक बहुत ही फेमस सीरीज चलती थी, और एक सोनी एक्सपीरिया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। तो सोनी कंपनी के मोबाइल फोन्स आते थे, सोनी कंपनी और सोनी एक्सपीरिया और सोनी इरेक्सन, और उस टाइम पे बहुत अच्छे चलते थे। बट सोनी कंपनी इसको बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। उनको भाई अदर एंड्रॉयड कंपनीज जब मार्केट में एंटर हुई तो बहुत तगड़ा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा, और उस कंपटीशन को वो ढंग से फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने बहुत सारे अदर सेगमेंट्स उन्होंने जो है वो लॉन्च कर रखे थे। तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे थे। तो लगभग 2019 में जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टॉप इट। तो उसके बाद से सोनी कंपनी के जो मोबाइल फोन्स हैं वो हमें मार्केट से दिखने, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें दिखने यहाँ पर बंद हो गई। तो सोनी कंपनी ने इस चीज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। उन्होंने अपने यहाँ पर यूज करी सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक वर्क की, कि जितनी भी बिना मतलब की डाइवर्सिटीज हैं उनको हटाओ। अब क्या होता है कि घर में आपके मेहमान आ रहे हैं, आप सोचो 6-7 चीजें बना लें। अब 6-7 चीज बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप हर जगह हाथ पैर मार रहे हो। अब टेस्ट मिसिंग हो गया 6-7 चीजों के चक्कर में, बट वहीं पे आप 3 या 4 चीज बनाते तो आप उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते, तो टेस्ट अच्छा आता। तो क्या करा, वेराइटीज हटाओ, जो जरूरी है सिर्फ उसको रखो, तो उसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो उन्होंने क्या बोला, इट इम्प्लाइज द रिड्यूस इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री अगर लग रही है उसको हटा दो, फुलर यूटिलाइजेशन करो इक्विपमेंट्स का, यानी कि यूटिलाइजेशन करना है आपको अपने रिसोर्सेज का, और टर्नओवर को, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट की सेविंग होगी, मशीन की सेविंग होगी, और टूल्स की भी सेविंग होगी। ठीक है बेटा जी, चलो आगे देखते हैं। अब बेटा हमने 2 टेक्निक्स अपनी कंप्लीट करी, सबसे बड़ी यही थी हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। अब वर्क स्टडी की अगर मैं बात करूं तो वर्क स्टडी के अंदर हमारे पास 4 टेक्निक आती है, जिसको हमें कैसे याद रखना है बेटा, नाम ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे आपको इसके। एक वर्कर पूरे टाइम अलग अलग मोशन और मैथड की वजह से फटीग फील करता है। एक वर्कर टाइम अलग अलग मोशंस एंड मेथड की वजह से फटीग फील करता है। तो बेटा यहाँ पर जो टाइम है वो किसको इंडिकेट करता है, कौन सी स्टडी को, टाइम स्टडी को। मोशन शो करता है बेटा मोशन स्टडी को, मोशन शो कर रहा है मोशन स्टडी। बेटा एम शो कर रहा है यहाँ पर मैथड स्टडी, एम क्या शो कर रहा है, मैथड स्टडी। और अभी हमारे एफ के लिए नीचे एरो बना हुआ है, कोई बात नहीं मैं यही लिख देती हूँ। एफ शो करता है फैटिग स्टडी, यानी कि फैटिग से कौन सी स्टडी है, फैटिग स्टडी। तो बेटा ये 4 तरीके की स्टडीज हैं जो किसके अंदर आती हैं, वर्क स्टडी टेक्निक्स में। तो अब लेट्स फोकस इन वाली टेक्निक्स के ऊपर कि ये टेक्निक्स क्या क्या कह रही है। तो बेटा सबसे पहले आई हमारी मैथड स्टडी। एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर हम मैथड्स के बारे में ही पढ़ते होंगे। तो ये टेक्निक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से ही निकली है, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि किसी भी काम को करने के अलग अलग मैथड हो सकते हैं, बट हमें क्या करना है, वो बेस्ट मैथड हमें चूज करना है जिससे हमारी टाइम मनी एफर्ट सेव हो। जैसे कि पढ़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है, बट हमें क्या करना है, हमें करनी है स्मार्ट स्टडी, हमें करना है स्मार्ट वर्क।
तो वो मेथड हमें देखना होगा कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम ये स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो मेथड स्टडी देखो इसी चीज के बारे में कहती है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, कि किसी भी काम को करने के लिए जो बेस्ट तरीका है ना उसे हमें यहाँ पे ढूंढना है। क्यों? बिकॉज इट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपने वो बेस्ट तरीका ढूंढ लिया तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप मैक्सिमाइज करोगे क्वालिटी को और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, है ना। अगर आपने वो बेस्ट मेथड ढूंढ लिया तो उससे क्या होगा कि आप क्वालिटी अच्छी दे पाओगे, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। मम्मी ने 7 चीजें नहीं बनाई, 4 चीजें बनाई, 4 चीजें बनाई तो मम्मी क्वालिटी मेंटेन कर पाई ना, बढ़िया अच्छे से मसाले उसके अंदर इस्तेमाल करे, सारे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज करे, अच्छे से टाइम लगा के उस चीज को बनाया, तो क्वालिटी अच्छी रही। क्वालिटी अच्छी रही तो मेहमान हो गए खुश, जैसे कि हमारे कस्टमर हो जाते हैं खुश, ठीक है। तो वो बेस्ट मेथड हम लोगों को यहाँ पर चूज करना है, ठीक। अच्छा, और क्या बातें हैं इसके बारे में? इसके बारे में बोला कि मेथड स्टडी में बेटा वो सारी एक्टिविटीज आती हैं कि जब से आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया होगा वहां से लेकर जब तक हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम मेथड स्टडी को यूज कर सकते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा मैडम समझाओ। जैसे कि बेटा प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है कहीं से रॉ मटेरियल को खरीद के लेकर आना। अब खरीदारी के हमारे पास 2 तरीके हो गए, या तो मैं दुकानदार से खुद जाकर खरीद के लेकर आऊं, जैसे कि हम लोग घर पे भी हमें कोई सामान खरीदना होता है तो या तो मैं दुकान पे खुद जाऊं और सामान खरीद के लेकर आऊं, दुकान मेरे घर से थोड़ी सी दूर है, या मैं ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करूं और ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि क्या मुझे दुकान से लेकर आना ज्यादा सही बैठ रहा है या ऑनलाइन बुक करना सही बैठ रहा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा जो मेरे लिए ऑप्शन है वो बेस्ट है, मुझे उसे चूज करना है। लाइकवाइज मुझे कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो मुझे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मींस यूज करना है, या मुझे कितने मिडल मैन का इस्तेमाल करना है, क्या मुझे बीच में होलसेलर की जरूरत है, क्या हमें एजेंट रखने की जरूरत है। तो वो मेथड ढूंढना है कि वो कौन से मेथड से हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? मेथड स्टडी क्लियर सबको? तो देखो जो सही मेथड होगा उस पर हम टिक लगाते जा रहे हैं, जो हमारे सुटेबल नहीं है उस पर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट मोशन स्टडी। अब बेटा मोशन स्टडी क्या बताता है? मोशन मतलब मोशन से क्या समझ में आता है हमें? मोशन से नहीं, कुछ गलत समझ नहीं आता। मोशन से हमें समझ में आता है मूवमेंट्स। मोशन से क्या समझ में आते हैं? मूवमेंट्स। कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो काम करते करते हम बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। जैसे मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते अलग अलग मूवमेंट्स करती हूँ ना, तो यहाँ पर स्टडी किया जाता है अपने वर्कर्स के मूवमेंट्स को। अब जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो ये मुझे जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। अब मुझे जब इसकी जरूरत पड़ती है तो मुझे पता है कि मुझे इसको अपने यहाँ पर साथ में रखना है। अब नहीं तो मैं क्या करूं कि जैसे ही मुझे इस्तेमाल करना हो, पहले मैंने इस्तेमाल किया, फिर मैं इसको वहां पर जाकर साइड में रख कर आती हूँ, फिर जब मुझे दोबारा चाहिए होता है फिर मैं भागी भागी जाती हूँ, उसको उठाकर लेकर आती हूँ। तो ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आपका भी और अपना भी, है ना। आप भी तो परेशान होगे कि मैडम जाती हैं आती हैं करती क्या है बार बार, एक ही बारी में इसको इस्तेमाल कर ले और जब वीडियो खत्म हो जाए तब उसको वहां पर रखा है जाके। तो यही तो बताया जा रहा है यहाँ पर भी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार जो वर्कर्स होते हैं वो अननेसेसरी मूवमेंट्स करते हैं। अब जैसे तुम पूछने के लिए जाते हो कि मैम हम क्या पानी पीने के लिए चले जाए, तुम पानी पीने के लिए जब क्लासरूम से बाहर जाते हो तो हो सकता है कि एक शॉर्टकट मेथड हो जो आपको वहां तक पहुंचा दे जहां पर आपको पानी पीने जाना है, पर तुम वही लंबा रास्ता क्रॉस कर करके जाओगे क्योंकि तुम्हें टाइम पास करना है। तो हमारा वर्कर भी कई बार टाइम पास करता है कि हमारे यहाँ पर एक मैकेनिक था, उसको एक पर्टिकुलर टूल की जरूरत पड़ती थी, रोज उसे एक टूल की जरूरत पड़ती थी। तो वो क्या करता था, जैसे उसको जरूरत पड़ी वो टूल रूम गया, टूल किट में से टूल उठा के लेकर आया, एक बार इस्तेमाल किया, फिर दोबारा उसको वापस रख के आया, फिर उसको जरूरत पड़ी फिर गया फिर रख कर आया। ऐसे उसको दिन में 5 बार उस टूल की जरूरत पड़ी, 5 बार वो चक्कर काट रहा है। क्यों काट रहा है भाई? अननेसेसरी मूवमेंट्स है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तुम। तुम्हें पता है कि तुम्हें उस टूल की जरूरत पड़ती है तो सुबह ही उस टूल को लेकर आओ और जब तुम्हारी जॉब खत्म हो जाए यानी कि शिफ्ट खत्म हो जाए उस टूल को रखाओ टूल रूम में जाके, टूल किट के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर मूवमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो, इट इज अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट, सिटिंग यानी कि बैठना उठना, किसी चीज को उठाना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, विच आर अंडरटेकिंग व्हाइल डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब, जो हमें करने पड़ते हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सो इट सीक्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी एंड द वेस्टफुल मूवमेंट्स। तो जितने भी ऐसे बेकार के मूवमेंट्स है हमें उनको एलिमिनेट करना है ताकि किसी भी काम को करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो हमारा कम लगे। ठीक है, तो टेलर ने इसको करने के लिए क्या किया, स्टॉप वॉचेस, अलग अलग सिंबल्स, कलर का इस्तेमाल किया ताकि अलग अलग मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। साइंटिस्ट साहब थे, बहुत तगड़े तगड़े तरीके से टेक्निक लेकर आए। ठीक है, ये बेचारे अलग अलग काम कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, इनको स्टडी किया जा रहा है। चलो जी,
अगली स्टडी पे आते हैं। अगली स्टडी है हमारी टाइम स्टडी। अभी टाइम स्टडी क्या बताती है? टाइम बताती होगी। मेथड स्टडी, मेथड के बारे में बताता है। मोशन स्टडी, मोशंस को स्टडी करता है। तो मैडम टाइम स्टडी, टाइम को स्टडी करता होगा, ठीक है। अगर सिर्फ इतनी सी बात अगर मैं आपको समझूं तो आप ठीक कह रहे हैं कि टाइम स्टडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम लगता है किसी जॉब को परफॉर्म करने में, उसको यहाँ पर वो स्टडी करता होगा। तो बेटा इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन। क्या करता है? स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ द रीजनेबल स्किल, कि एक वर्कर जो एक रीजनेबल स्किल रखता है वो किसी भी काम को करने में कितना टाइम लेता है और कितनी एफिशिएंसी से वो उस टास्क को परफॉर्म करता है अपने वेल डिफाइंड जॉब के अंदर। ठीक है, अपनी वेल डिफाइंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है और उस एफिशिएंसी से काम करने के लिए उसको कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, ये बताती है टाइम स्टडी। ठीक, बट टाइम स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस स्टैंडर्ड टाइम को बताने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है बेटा। तो उसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा वो एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा एक वर्कर है, एक रीजनेबल स्किल का हमारा वर्कर है। ये दिन में 8 घंटे काम करता है। ठीक, और ये दिन में जब 8 घंटे काम करता है तो वो 8 घंटे उसके कैसे डिवाइडेड है बेटा? 1 घंटा तो उसको लंच और रेस्ट का मिलता है 8 घंटे में से, और 7 घंटे की उसकी जॉब है, यानी कि 7 घंटे लगातार वो काम करता है। ठीक, अब हमें ये जानना है कि वो एक दिन में कितना काम करता होगा, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करता होगा। तो हमें पता चला कि एक लंच बॉक्स को बनाने में 30 मिनट लगते हैं। लंच बॉक्स बनाने का काम करते हैं ये, तो एक लंच बॉक्स 30 मिनट में बन जाता है। तो 1 घंटे में कितने लंच बॉक्स बनते होंगे? 2 लंच बॉक्स बनते होंगे। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं कि ये वर्कर एक दिन में कितना काम कर लेता है, तो मैंने देखा कि वर्कर का जो वर्किंग टाइम है वो है 7 घंटे और 1 घंटे में बन जाते हैं 2 लंच बॉक्स। इसका मतलब यहाँ से हमें एक बात पता चली स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है और उस 8 में से 7 घंटे वो लगातार काम करेगा, तो 14 लंच बॉक्स पर डे पर वर्कर के हिसाब से बन जाएंगे। अब अगर किसी दिन हमें एक टारगेट मिल गया, 1 डे का टारगेट, कि भाई आपको टोटल 42 लंच बॉक्सेस यहाँ पर बनाने हैं। कितने? 42 लंच बॉक्सेस आपको बनाने हैं। फिलहाल आपके यहाँ पर एक ही वर्कर है, तो और कितने वर्कर आपको रखने पड़ेंगे? ये 42 लंच बॉक्स का टारगेट अगर एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर्स की आपको जरूरत होगी? बताओ कितने वर्कर्स की जरूरत होगी? आप तुरंत कह दोगे जी 3 वर्कर्स की जरूरत होगी। क्यों? हमने कैसे पता लगाया कि भाई देखो, अगर एक वर्कर 7 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 2 लंच बॉक्स बनाता है, तो आप कह रहे हो कि 14 लंच बॉक्स बन जाते हैं। अब ऐसे ही अगर 3 वर्कर्स मिलकर यह काम करेंगे तो 42 लंच बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक, और एक वर्कर एक दिन का 800 रुपए चार्ज करता है। तो बताओ अगर मैंने उस दिन 3 वर्कर रखे तो मुझे उन 3 वर्कर को कितना पैसा देना पड़ेगा? 800 इंटू 3 यानी कि 2400। तो यहां से मुझे 3 चीजें पता चली। एक तो टाइम स्टडी ने मुझे ये बताया कि एक वर्कर एक दिन में कितना आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक, उसके बेसिस पर मुझे ये पता चला कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज मुझे ये पता चली कि अगर मैंने इतने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया तो मुझे लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। तो उस एक दिन की लेबर कॉस्ट मुझे कितनी आएगी? 2400 रुपए। तो बस इसी एग्जांपल से आपने सब कुछ समझ लिया बेटा टाइम स्टडी के बारे में, कि टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा सिर्फ यही लिख के आ जाता है, ये गड़बड़ कर देता है। एमसीक्यू में पॉइंट यहां से आता है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टडी से देख के तो सभी बता सकते हैं कि टाइम बताता होगा, बट ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेटा टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। कितने वर्कर्स चाहिए, क्या इंसेंटिव प्लान्स होने चाहिए और उनकी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, वो सारी चीजें हमें टाइम स्टडी से पता चलती है। देखा कैसे छुपा हुआ था एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। बताइए भैया यहां तक समझ आया? चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है? फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब थकान जैसे कि हम फील कर रहे हैं इस टाइम पे हैं, हम थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि थकने के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हम थका सा महसूस करते हैं। कई बार होता है ना कि हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो जनरली थका महसूस होने के क्या कारण हो सकता है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लगातार लंबे समय से हम काम किए जा रहे हैं तो थक गए हैं। और जब थक जाते हैं तो स्टैमिना क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। जैसे हम स्कूल में जब सुबह सुबह जाते हैं तो फर्स्ट 2
पीरियड्स तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर स्टैमिना होता है, क्योंकि सुबह सुबह बैठे हैं, पढ़ रहे हैं आराम से, तो पहले 4 पीरियड तक तो बहुत बढ़िया रहता है, मतलब तीसरे पीरियड तक भी बढ़िया रहता होगा। 4th पीरियड पे आते आते थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है, आपका लगातार पढ़ते पढ़ते और कहीं ना कहीं हमारा लगातार पढ़ाते पढ़ाते। तो इसीलिए 4 पीरियड के बाद हमें एक रिसेस अलॉट होती है कि भैया रिसेस के टाइम पे जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, रीगेन योर स्टैमिना, अच्छा खाना खाओ जिससे स्टैमिना आए, और अगले 4 पीरियड के लिए रेडी हो जाओ, ताकि फिर से वो स्टैमिना तुम लोग रीगेन करो और फिर से जोश के साथ पढ़ाई करो, है ना। यही तो होता है। तो बेटा ये जो रिसेस आया, ये क्या सोच के आया, ये फैटिग स्टडी से तो आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हम थकान महसूस करते हैं, हम थके थके महसूस करते हैं। तो फैटिग स्टडी हमें ये बताता है बेटा कि हमें कितने अमाउंट एंड कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत होती है, यानी कि कितने इंटरवल होने चाहिए और कितने टाइम पीरियड के इंटरवल होने चाहिए, ये हमें बताता है फैटिग स्टडी के। अब जैसे कि तुमने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि तुम्हें दिन में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में तुम कितनी बार ब्रेक लोगे और कितने टाइम पीरियड का ब्रेक लोगे, कि 10 मिनट का ले रहे हो, 15 मिनट का ले रहे हो, वो डिसाइड करना इस फैटिग स्टडी। ठीक है, समझ आया? बहुत ईजी है, वर्क स्टडी सारी ईजी है। अब आती है बात कि थकने के कारण क्या है। तो एक कारण तो बहुत ही हमें पता है, सबको पता है कि हाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं तो हम थक जाते हैं। और क्या हो सकता है, कहीं पता है क्या होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट सही नहीं होता। अब जैसे गर्मी का मौसम है तो कई बार होता है ना कि अगर देखो हमारे स्कूल में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, सिर्फ वो पंखे, वो भी ऐसे 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 करके चल रहे हैं और इतनी गर्मी हो रही है, तो उस गर्मी में भले ही आप पढ़ना चाहते भी हो लेकिन वो एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ऐसा है। कई बार होता है ना कि हम किसी माहौल में नहीं ढल पाते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा होता, तो जब हमारा मन भी नहीं लगता ना तब भी हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तब भी हमारा जो स्टैमिना है वो कम हो जाता है। तो बैड वर्किंग कंडीशन में हो तो वो भी तुम्हें थकान महसूस कराएगा, एज वेल एज आपकी बनती नहीं है आपके अड़ोस पड़ोस वालों से, आपके सुपीरियर से बनती नहीं है आपकी, तो तब भी आप थोड़ा सा जो आपका लेवल है स्टैमिना का लेवल वो हमेशा कम ही रहेगा, आप थके थके से ही महसूस करोगे। तो फैटिग का कारण क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, अनसुटेबल वर्क, अपने मनपसंद काम नहीं करते तब भी हम थका थका महसूस करते हैं, अनकॉर्डियल रिलेशनशिप्स विद द बॉस और द बैड वर्किंग कंडीशन, मतलब हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे नहीं है बॉस के साथ, और वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो भी हम थका थका सा महसूस करते हैं। अब क्यों चाहिए हमें रेस्ट इंटरवल्स बेटा, हमें रेस्ट इंटरवल चाहिए टू रीगेन द स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी, ताकि हम सेम कैपेसिटी के साथ काम कर सके और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे हो जाएंगे, हम हो जाएंगे ऐसे, काम करते करते हम सो रहे होंगे, है ना। हमें आपको पढ़ाते 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 अगर सो जाऊं तो फिर क्या होगा, क्लास में हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना। जैसे सो जाती है ना कहीं कहीं टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते सो जाती हैं, सो जाती थी हमारे टाइम पे, तो हो जाता था कई बार ऐसा। चलो कोई बात नहीं, चलो अब आती है आखिरी टेक्निक और इसी के साथ हो जाएगा चैप्टर हमारा कंप्लीट। सच में ना, एक टॉपिक और आएगा, छोटा सा है लेकिन वो। चलो देखो, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब इसे मैं कहती हूं जैसा काम वैसा दाम। ठीक है, जैसा काम वैसा दाम, प्लस इसको थोड़ा सा और हम लोग डिकोड करते हैं। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, पीस मतलब प्रोडक्ट, वेज मतलब पैसा, और सिस्टम मतलब सिस्टम, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वेज रेट देना डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। अब टेलर साहब क्योंकि साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बहुत साइंटिफिकली तरीके से चीजों को सीखा कि देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग काम कर रहे हैं तो फायदा सबका बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम कोई और कर रहा हो और पैसा किसी और को मिल रहा हो, कि आप ग्रुप टारगेट की तुम बात करते हो, तुम ये कहते हो कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, बट हो सकता है ना कोई इस चीज का फायदा उठा रहा हो कि एक ग्रुप में हमने 5 बच्चों को वही प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात है कि कोई बीमार पड़ गया, हो सकती है एक जेन्युइन प्रॉब्लम, बट कई बार ऐसा भी होता है किसी एक ग्रुप में कि 5 में से 4 तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है वो, बट वो एक निकम्मा नालायक है जो बस उनको देखकर बैठ के देखता रहता है, वो ज्यादा कोई काम नहीं करता, बट छोटा मोटा कोई काम होता तो वो कर लेता है। अब बाकियों को तो पता है ना कि यार हमें तो ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है, तो मेहनत कर रहे हैं, बट जब अल्टीमेटली एप्रिसिएशन की बारी आती है तो एप्रिसिएशन तो 5 को ही मिल रहा है,
लेकिन काम ज्यादा मेहनत किसने करी है, उन 4 लोगों ने करी है, तो ये गलत है। तो ऐसे में फ्योल साहब जी ने ये कहा कि देखो भाई, ये एक ऐसी टेक्निक में लेकर आया हूं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को, यानी कि कामकाजी और शैतान और नालायक को हम अलग अलग करेंगे, कि जो मेहनती है उन्हें एक तरफ रखेंगे और जो थोड़े से नालायक हो रहे हैं, लेस एफिशिएंट है या फिर उन्हें हम इनएफिशिएंट भी कह सकते हैं, उनको हम अलग करेंगे, ठीक है। और हम रिवॉर्ड करेंगे अपने एफिशिएंट वर्कर्स को, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा और जो कम काम करेगा उसको हम कम पैसा देंगे, ठीक है। तो लेस एफिशिएंट वालों को हम मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, ठीक है। कैसे, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम ना यहाँ पे 2 वेज रेट रखेंगे। पहला वेज रेट होगा उनके लिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा वेज रेट उनके लिए होगा जो स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस करेंगे। मैडम मतलब साइंटिफिक तरीके से मत बताओ, थोड़ा आसान तरीके से बताओ ना, देसी तरीके से बताओ। तो लो बेटा, देसी तरीके से तुम समझ लो पहले इसको। तो बेटा देखो, हम एक मान के चल रहे हैं एक एग्जाम्पल के अंदर कि स्टैंडर्ड आउटपुट कि हमें कितनी यूनिट्स बनानी है, 100 यूनिट बनानी है पर वर्कर पर डे के हिसाब से। मशीनों पे बननी है, बन जाती है, तो पर डे पर वर्कर के हिसाब से 100 यूनिट हमें बनानी है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमने वेज रेट रखा कि जो 4 यूनिट के जितना 4 यूनिट या उससे ज्यादा बना देगा, ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये साइन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो 100 यूनिट के बराबर या उससे ज्यादा बना देगा उसको 4 रुपए पर यूनिट मिलेगा, बट जो 100 यूनिट से कम बनाएगा उसको 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बनेगा। यानी कि 100 या 100 से ऊपर जितना भी होगा तो 4 रुपए, 100 से नीचे हो गए तो 3 रुपए मिलेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, 2 वर्कर आए, वर्कर ए और वर्कर बी, बाहुबली खलीबली नाम दे दो तुम इन्हें खुद से, अब तो हमारे ये बाहुबली खलीबली है। तो वर्कर ए यानी कि बाहुबली ने 101 यूनिट बनाई, जिसकी वजह से उसको वेज रेट क्या मिला, 4 रुपए, और उसका टोटल अमाउंट बन गया 404। वहीं पे खलबली, बस इसे खलबली मचती रहती है, इसने 99 यूनिट बनाई, भाई 100 से एक कम रह गई, तो इसको बेचारे को 3 रुपए के हिसाब से पैसा मिला और 297 रुपीज बने। ये बिल्कुल वैसा ही था कि जब किसी बच्चे के 100 आने होते हैं और उसके 99 आके जब रह जाते हैं ना, कि उसको इस तरीके से नंबर मिलने दे, यहाँ तो 20 मिल गए बट यहाँ 79 हो गए, या समटाइम्स उल्टा भी हो जाता है, यहाँ 80 थे तो यहाँ मैडम ने 19 दे दिए और एग्जाम में यहाँ पे 19 दिख रहे हैं मार्कशीट के अंदर, तो बड़ी बुरा सा लगता है ना। तो बेचारे के साथ देखो यही तो हुआ, उसने 101 यूनिट बनाई, 1 यूनिट ही एक्स्ट्रा बनाई, तो देखो 4 रुपए के हिसाब से पैसा मिल गया 404 रुपए। इसने 1 कम बनाई तो 3 रुपए के हिसाब से पैसे मिले, और पैसे कितने मिल रहे हैं यहाँ पे इसको, टोटल 297। तो भाई देखो यूनिट्स का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना है बेटा, बताओ यूनिट्स का डिफरेंस कितना है। उसने 99 बनाई तो 100 101, 2 यूनिट का ही तो डिफरेंस है, बट उस 2 यूनिट के डिफरेंस की वजह से आप बेटा देखो इनके पैसों में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर मैं पैसों का डिफरेंस निकालूं तो ये देखो 107, 107 रुपए का डिफरेंस आ गया सिर्फ 2 यूनिट की वजह से, 404 माइनस 297। तो इट विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर। तो जिसको अब ज्यादा पैसा चाहिए होगा वो क्या करेगा, मोटिवेट होगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम से मैं भी ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, इस बार जो कमी रह गई है उसको पूरा करूंगा और मैं भी स्टैंडर्ड आउटपुट तक पहुंचूंगा। तो जितना जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से ही पैसा मिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या रख दिया, अलग अलग वेज रेट रख दिया। ठीक है बेटा, समझ आई सारी टेक्निक्स, बहुत सिंपल टेक्निक थी, बस समझने की आपकी देरी है कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो हो जाएगा, और केस स्टडी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे तो और क्लियर होगा। अब आखिरी टॉपिक हमारा कि हमने 2 लोगों के बारे में यहाँ पे पढ़ा, फ्योल और टेलर। अब थोड़ा सा इन लोगों के बीच में थोड़ी जंग करा देते हैं और इनके बीच में एक डिफरेंस सा पढ़ लेते हैं कि दोनों ने क्या क्या समझाया हमें इस चैप्टर के अंदर। चलिए तो देखिए बेटा, अगर हम इनके सोच की बात करें, पर्सपेक्टिव मतलब कौन किस सोच विचार के साथ काम कर रहा था, तो हेनरी फ्योल तो टॉप लेवल को लेकर चल रहे थे, वहीं पे एफ.डब्ल्यू. टेलर लोअर लेवल यानी कि शॉप फ्लोर पे काम कर रहे थे। एक यहाँ काम कर रहा था, एक यहाँ काम कर रहा था, और गड़बड़ बीच में हो रही थी, है एक यहाँ था एक यहाँ था, ताकि दोनों चीजें मैनेज हो सके। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इन्होंने सब काम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया, इन्होंने क्योंकि साइंटिस्ट थे तो ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट किए। एप्लीकेबिलिटी हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन ये सब स्पेशलाइज सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट हर जगह नहीं लगाया जा सकता, फ्योल के प्रिंसिपल हर जगह लगाए जा सकते हैं। एक्सप्रेशन, इन्होंने एक जनरल थ्योरी दी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहीं पे इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। पर्सनालिटी इनकी कैसी थी भाई, ये तो प्रैक्टिशनर थे, प्रैक्टिस कर करके चीजों को सीख रहे थे, ये अपने आप में पहले से ही क्या थे बेटा, साइंटिस्ट थे। ठीक, उसके बाद फोकस,
जो फ्योल साहब थे उनका फोकस किस चीज पे था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने पे था, बट ये सबसे ज्यादा क्योंकि शॉप फ्लोर पे काम करते थे तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे वर्क कर रहे थे। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड की अगर मैं बात करूं तो फ्योल स्ट्रांगली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। यही रीजन था कि आपको इनके यहाँ पे तो यूनिटी ऑफ कमांड दिखा, बट फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आते आते टेलर साहब ने यूनिटी ऑफ कमांड को खत्म कर दिया। तो टेलर को बिल्कुल नहीं ये लगता था कि यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एड स्पेशलिस्ट के थ्रू उन्होंने काम करवाया। ठीक है बेटा, समझ आया? तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा टेलर और फ्योल का डिफरेंस, और इसी के साथ इन दो कलाकारों, इन दो हीरोज के साथ हमारे ये चैप्टर होता है बेटा खत्म। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितने व्यूज जितने लाइक होते हैं उसके हिसाब से कमेंट्स भी उतने ही होने चाहिए कि आप आए हैं, आपने वीडियो को देखा है, आपको चीजें समझ आई हैं और आपको क्लियर हुए हैं कॉन्सेप्ट्स, तो उसका एक फीडबैक देना बहुत जरूरी बनता है आपकी तरफ से। तो प्लीज ये सब चीजें करा कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि आपको चैप्टर समझ आया नहीं आया, क्रिस्टल क्लियर थे सारे टॉपिक और नॉट। ठीक है बेटा, तो अब किस चीज की बारी है मैडम? बेटा फिर से वही बारी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किस चीज के साथ? क्वेश्चन सीरीज के साथ। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमारा फ्री बैच जो है उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। और उसके लिए हमारी RKG आपको डाउनलोड करना है। आपको सारी डिटेल्स नीचे प्रोवाइडेड हैं, और उसी के साथ साथ वहां पर आपको मिलेंगे जितने भी हमारी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। तो प्रिपेयर होकर आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।